सिखों को लगता था कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो उनको अपना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। तो ये पता चला तो पूरी दुनिया के सिख भड़क गए। 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया जिसमें 126 पैसेंजर्स थे और हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले गए। गवर्नमेंट एंड भिंडरावाले आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होनी तो पक्की थी। या तो हम उसे मार देंगे या तो उसको मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। और यहाँ एंट्री होती है दुबई रिटर्न अमृतपाल सिंह की। उनके हाथों में बंदूकें, तलवारें थी। साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने साथ रखा और अपने सर पर रख इशू स्टार्ट होता है 1823 में, जब महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर के रूलर थे। उनके टाइम में ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक करने की सोची तक नहीं। उनकी डेथ के बाद सिख एम्पायर वीक पड़ने लगा और ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक करके सिख एम्पायर को अपने अंडर ले लिया और ब्रिटिशर्स ने हरियाणा वाला हिस्सा भी सिख एम्पायर में मिला लिया और उनके बच्चों को पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद गुरुद्वारों पर महंतों का कंट्रोल हो गया, जिससे सिख लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। 1920 में सिखों ने अकाली मूवमेंट की शुरुआत की और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से 175 लोगों की कमेटी बनी जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंतों को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया और आज भी रेगुलेट करते हैं। SGPC का प्रेसिडेंट भी इलेक्शन से चुना जाता है और उसी टाइम से SGPC और अकाली दल के बीच में क्लोज रिलेशंस हैं। सिखों को लगता था कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो उनको अपना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा, पर इसको झटका लगा 1929 में जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा और यहाँ डेमोक्रेसी होगी। पर सिख कम्युनिटी इससे खुश नहीं थी और उनका मानना था कि राज करेगा खालसा। पर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी डिसीजन पॉपुलेशन के बेस पर ही होगा। 1941 में हुए सेंसस में पंजाब में 53% मुस्लिम, 30% हिंदू और 15% सिख थे और ओवरऑल इंडिया में सिखों की पॉपुलेशन 1% ही थी। सो सिखों ने यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट किया, बट वो इस इंप्रेशन में थे कि उन्हें अलग स्टेट तो मिलेगी। 1946 से 47 में जब अंग्रेज जाने वाले थे तब उन्होंने पार्टीशन की बात की, जिससे सिख बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो पंजाब का भी पार्टीशन होगा। सो उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड इंडिया का पार्टीशन होता है तो हमें भी सिखिस्तान चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुओं को हिंदुस्तान, तो हमें क्या मिलेगा। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा बहादुर सिख हिंदुस्तान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो स्पेशल कंसिडरेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। और उन्होंने कोट किया, मैं इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां सिख आज़ादी से जी सकें। इसको लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ ने ये भी सोचा कि नेहरू जी ने सिखों को अलग स्टेट जो कि सिख एम्पायर जितना बड़ा होगा देने का प्रॉमिस किया और बाद में वो मुकर गए। ये सब होने के बाद भी भारत का बंटवारा हो जाता है और पंजाब का 62% हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, जिसमें सिख पॉपुलेशन 55% थी। इसके साथ ही सिखों के 150 हिस्टोरिक प्लेसेस, श्राइन्स और रिच लैंड भी पाकिस्तान में चले जाता है। और पार्टीशन के टाइम हुए दंगों के कारण सिखों को सब छोड़ के इंडिया में आना पड़ता है। इसी के कारण पार्टीशन का सबसे ज्यादा नुकसान सिख कम्युनिटी को होता है। पर इसके बाद पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन जो पहले माइनॉरिटी में थी वो मेजॉरिटी में आ जाती है। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजॉरिटी वाले एरिया को मिला के एक स्टेट बना दी, जिसका नाम था द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, शॉर्ट फॉर्म में पेप्सू। बट इसमें अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देखते कांग्रेस ने इस स्टेट को खत्म कर दिया। अब 1956 में कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, जैसे मराठी बोलने वालों को मिला महाराष्ट्र, तेलुगु बोलने वालों को मिला आंध्र प्रदेश। सिखों का कहना था क्योंकि हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो इसे हिंदी बोलने वाले स्टेट से मिला दो और हमें पंजाब दे दो। पर गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से चीजें खराब होनी स्टार्ट होती हैं और मास्टर तारा सिंह पंजाब सूबा मूवमेंट चलाते हैं। गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट में पंजाब सूबा मूवमेंट वर्ड पर बैन लगा देती है। लगभग 12,000 लोग अरेस्ट होते हैं। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में जाती है।
1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होती है, जिसमें सिख अपने सारे प्रोटेस्ट रोक देते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट देते हैं। इसके बाद लोगों को सिखों की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। गवर्नमेंट 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान लेती है और पंजाब को 3 अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देती है। पंजाब से हिंदी बोलने वाले स्टेट हरियाणा और हिमाचल अलग हो जाते हैं। पर चंडीगढ़ पर फिर से कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वहां पर 55% लोग हिंदी बोलने वाले थे, इसलिए उसे यूटी बना दिया गया। पंजाब बनने के बाद अकाली दल इलेक्शन जीत जाता है, पर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाता। 1997 तक हर बार अकाली दल ही इलेक्शन जीतता है, पर कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता और इसका ब्लेम कांग्रेस पर जाता है। साथ ही पंजाब के लोग चंडीगढ़ और पंजाब की नदियों का पानी, मिलिट्री में कोटे जैसे इशू, इन सब पर गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे। पर अकाली दल को झटका तब लगता है जब 1972 में वो कांग्रेस से इलेक्शन में हार जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह को सीएम बनाया जाता है और वो बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। 1973 में अकाली दल अपनी हार के रीजंस को स्टडी करने के लिए 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाता है और ये कमेटी पंजाब के सारे इशू जैसे चंडीगढ़ को वापस पंजाब में मिलाना, इन सब पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। इस रिपोर्ट का नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इस रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने इंग्लिश में बनाया और उन्होंने संत फतेह सिंह को वर्बली समझाया। संत फतेह सिंह ने इसे वर्बली अप्रूव भी किया, पर उस समय ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ। अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह, जो कि सेक्रेटरी ऑफ अकाली दल थे, उन्होंने इस रेजोल्यूशन का एक अपडेटेड वर्जन पेश किया जो काफी फेमस हुआ और इसके बाद यह रेजोल्यूशन एक हथियार की तरह यूज होने लगा। हर कोई कम टाइम में फेमस होने के लिए इस रेजोल्यूशन का एक नया एक्सट्रीम वर्जन लाने लगा। खालिस्तान की डिमांड करने वाले भी इसी रेजोल्यूशन का रेफरेंस देते हैं। जब कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई तब अकाली दल के प्रेसिडेंट संत हरिचरण सिंह लौंगोवाल ने लोकसभा और राज्यसभा में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की एक कॉपी सेंड की और बताया कि ये रेजोल्यूशन अलग से देश की बात नहीं करता है और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो गलत है। सिख कम्युनिटी अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। यही कारण है कि पंजाब में रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना हर पार्टी ने अपने एजेंडा में रखा है। इवन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह को भी ये बात समझ आ गई थी कि अकाली अब पॉलिटिक्स करने के लिए रिलीजन का यूज करने वाले हैं और उन्होंने भी ये दिखाने की ट्राई की कि भले ही मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं सिख धर्म के लिए अकाली से ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। अकालीज की रिलीजियस इमेज को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो अकाली से भी ज्यादा रिलीजियस हो और यहाँ एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरावाले की और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है 180 डिग्री चेंज हो जाती है। दमदमी टकसाल पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीजियन, एजुकेशन, नशा मुक्ति जैसी चीजों पर फोकस करती है और ये लोकेटेड है विलेज भिंडर गांव में। सो यहाँ के लोगों को भिंडर वाले कहा जाता है। दमदमी टकसाल के लीडर करतार सिंह भिंडरवाले की डेथ के बाद सेंट जरनैल सिंह भिंडरवाले को लीडर बनाया जाता है और वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं कि धर्म का पालन करें, केश ना कटाएं, सिगरेट, अल्कोहल को यूज ना करें और वो जल्दी ही बहुत फेमस हो गए। और कांग्रेस लीडर ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले के बारे में संजय गांधी को बताया और कहा कि भिंडरावाले अकालीज के अगेंस्ट एक गुड लीडर बन सकते हैं। कांग्रेस ने एसजीपीसी के इलेक्शंस में भिंडरावाले को सपोर्ट किया। इसके बाद भिंडरावाले ने अपनी एक्टिविटीज को और भी तेज कर दिया क्योंकि उसको गवर्नमेंट एंड पीपल्स का पूरा सपोर्ट था और बड़े से बड़े इशू पर भी भिंडरावाले की गिरफ्तारी नहीं होती थी। सिखों और निराकारी सिखों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हैं। सिखों में टोटल 10 गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरे बाद और कोई भी गुरु नहीं होगा और क्योंकि सारे गुरुओं के उपदेश एंड शिक्षाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, तो इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु माना जाएगा। पर निराकारी सिखों ने लीडर को गुरु मानना स्टार्ट कर दिया। यही रीजन है कन्फ्लिक्ट का। 13 अप्रैल 1978 को ये कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि निराकारी सिखों ने एक इवेंट रखा जिसमें सारे निराकारी सिखों को इकट्ठा होना था, पर भिंडरावाले ने कहा कि वो ये मीटिंग नहीं होने देगा। मीटिंग वाले दिन वायलेंस बहुत बढ़ जाता है और लगभग 17 लोगों की जान चली जाती है, पर इसके बाद भी भिंडरावाले के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता और 1980 में निराकारी हेड बाबा गुरु बच्चन सिंह और उनके बॉडीगार्ड की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है और इसमें नाम आता है भिंडरावाले के लोगों का। 1981 में पंजाब में सेंसस होते हैं और भिंडरावाले सब लोगों से बोलते हैं कि वो अपनी मदर टंग पंजाबी को ही बताएं, जिसके कारण हिंदू लोग अपनी मातृभाषा हिंदी बताने में डर रहे थे। उसी समय पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर लाला जगत नारायण थे और वो डेली अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर लोगों को बताते थे कि वो अपनी मदर टंग बताने में बिल्कुल ना डरें।
इसी वजह से ही उनको गोली मार दी जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से गवर्नमेंट पर भिंडरावाले के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और भिंडरावाले को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ से कांग्रेस एंड भिंडरावाले के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। भिंडरावाले के अरेस्ट होने के बाद पंजाब में वायलेंस बहुत बढ़ता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और ज्यादा वायलेंस को अवॉइड करने के लिए भिंडरावाले को जेल से रिलीज करना पड़ता है। भिंडरावाले के साथ पब्लिक सपोर्ट को देखते हुए अकाली दल भिंडरावाले के साथ हाथ मिला लेता है। धर्म युद्ध मोर्चा। अकाली दल के भिंडरावाले के साथ हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है 1982 में। भिंडरावाले और अकाली दल मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट करते हैं, जिसका मेन मोटिव आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना था। 1982 में एशियन गेम दिल्ली में होनी थी, जिसे गवर्नमेंट बहुत ही शांति से कराना चाहती थी, पर धर्म युद्ध मोर्चा को ये रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड स्टेज पर अटेंशन पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। गवर्नमेंट ने दिल्ली में कोई भी वायलेंस को अवॉइड करने के लिए बसेस, कार्स या ट्रेन जो पंजाब की तरफ से आ रही थी उन सब की तलाशी लेना शुरू कर दिया। बसों, कारों को रोककर सिर्फ लोगों की तलाशी ली जाती थी और इसमें बहुत सारे आर्मी लोग थे। उन्हें भी काफी डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, जिससे सिख कम्युनिटी बहुत ही नाराज थी। उन्हें लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसके अगेंस्ट में अकाली दल ने तो कुछ नहीं किया, पर भिंडरावाले ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया और इस स्टेप ने भिंडरावाले को अकाली दल से भी बड़ा बना दिया। 22 जुलाई 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया, जिसमें 126 पैसेंजर्स थे और हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान ने प्लेन को लैंड करने से मना करने के बाद उस प्लेन को वापस अमृतसर लाया गया और बाद में हाईजैकर्स ने सरेंडर कर दिया। 22 अगस्त 1982 में एक और प्लेन हाईजैक किया गया और इस प्लेन को लाहौर ले गए। पंजाब में कहीं बैंक रॉबरी हो रही थी, कहीं सरकारी आर्म्स को लूटा जा रहा था, कहीं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को मारा जा रहा था। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही 2 बसों को हाईजैक कर लिया गया और बस में सिर्फ हिंदू पैसेंजर्स को नीचे उतारकर उनको गोली मार दी गई। पंजाब में सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 1983 में भिंडरावाले ने अपने काम करने की लोकेशन को शिफ्ट करके गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त बना लिया। ये विश्वास था कि कोई भी पुलिस वाला गोल्डन टेम्पल के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा और वो यहाँ सेफ रहेंगे। भिंडरावाले ने बहुत सारे वेपन्स अंदर कलेक्ट करने शुरू कर दिए और भिंडरावाले की सपोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री के एक्सपीरियंस ट्रेंड लोग भी थे, जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह 1971 वार के हीरो थे और उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेन किया था। शाहबेग को बहुत ही बड़े मिलिट्री अवार्ड्स मिले थे, पर उनकी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उन पर करप्शन के चार्ज लगाकर आर्मी से निकाल दिया गया, जिससे वो बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और बाद में वो कोर्ट में केस जीत भी गए और उनकी जो पेंशन रुक गई थी वो भी वापस मिलने लग गई और उनको ये एहसास हुआ कि उनके साथ रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल जसवंत सिंह भुल्लर भी भिंडरावाले के फाइटर्स को ट्रेन करते थे। गवर्नमेंट एंड भिंडरावाले आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होनी तो पक्की थी। अकाल तख्त में हथियारों से भरे ट्रक आने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने सिचुएशन संभालने के लिए एक और ट्राई किया, जिसमें उन्होंने नरसिम्हा राव को बोलकर अकाली दल के थ्रू एक प्रपोजल भिजवाया कि हम आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की बातें मान लेंगे, पर कुछ चीजें मनाना पॉसिबल नहीं होगा। इस प्रपोजल को भिंडरावाले ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अकाली दल भी सिर्फ पावर में आने के लिए ये सब कर रहा है। प्रपोजल के रिजेक्ट होने के बाद आर्मी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आर्मी वाले सिविल ड्रेस में गोल्डन टेम्पल में जाने लगे ताकि भिंडरावाले के फाइटर्स की एक्टिविटी, उनके हथियार और उनकी लोकेशंस का पता लगाया जा सके। आर्मी की तरफ से मेजर जनरल ब्रार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो कि एक क्लीन शेव्ड सिख थे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइन बंद कर दी गई। आर्मी ने पूरा टेक ओवर ले लिया और सारे रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट को पंजाब से बसों में बिठाकर बाहर कर दिया गया। बट एक रिपोर्टर जो एसोसिएट प्रेस के थे, ब्रह्मचालने, वहीं पर रह गए और उन्होंने रिपोर्ट किया, जो टाइम्स ऑफ लंदन की न्यूज बनी, जिसमें इन्होंने कहा सिखों को गोली मारी जा रही है। 1000 से ज्यादा सिख फाइटर्स या मिलिटेंट्स को मारा गया, पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा में 600 बोला गया। बाद में ब्रह्मचालने पर मिस इन्फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉ का केस लगा दिया गया।
आर्मी ने एंटी टैंक गन से 3 साइड से अटैक किया और अकाल तख्त पर भी अटैक हुआ। ये बहुत ही बुरा डिसीजन था, आगे चलकर बहुत ही भारी पड़ा। भिंडरावाले के फाइटर्स और आर्मी के बीच में भारी गोलीबारी हुई। भिंडरावाले के फाइटर्स भी आखिरी दम तक लड़े, लेकिन मॉर्निंग 4:30 तक आर्मी ने अकाल तख्त पर अपना कब्जा कर लिया था। आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाले, उनके फाइटर्स और सपोर्टर्स को मार दिया था। लेकिन जब गोल्डन टेम्पल, अकाल तख्त और दरबार साहिब की तस्वीरें बाहर आई और जब सिखों को ये पता चला तो पूरी दुनिया के सिख भड़क गए। ये खबर भी बाहर आई कि सिखों के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को भी कब्जे में ले लिया गया और बाद में उन्हें जला दिया गया। आफ्टर इफेक्ट्स ऑपरेशन ब्लू स्टार के आर्मी के 8 कैंटोनमेंट्स में से 4000 आर्मी सोल्जर्स ने बगावत कर दी और अपने ऑफिसर्स तक को मार दिया। सोल्जर्स अमृतसर पहुंचने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने रिजाइन कर दिया। मॉल काफी खराब हो गया था। फिर आर्मी ने अपने ऑपरेशन का सेकंड राउंड स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वुड रोज। आर्मी ने गाँव-गाँव में सिखों के घरों में हथियारों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिससे सिख लोग और नाराज हो गए। अकाली लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। सेंट लोंगोवाल, प्रकाश सिंह बादल सब लोग जेल में थे। लीडरशिप के वैक्यूम का फायदा उठाया मिलिटेंट्स ने। सितंबर 1989 को आर्मी ने गोल्डन टेम्पल से विड्रॉ कर लिया और लोग गोल्डन टेम्पल जाने लग गए। टेम्पल को हुए भारी नुकसान को देखकर लोगों ने यहाँ तक कसम ले ली कि इस हालत का जो भी जिम्मेदार है या तो हम उसे मार देंगे या तो उसको मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। इंदिरा गांधी असैसिनेशन। लोग भी सिख कम्युनिटी को जानते थे। उन्हें पता था कि रिटेलिएशन होना तो पक्का है और जो लोग भी ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन वुड रोज में रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें भारी सिक्योरिटी दी गई। इंदिरा गांधी जी को भी ये सलाह दी गई कि वो अपने सिक्योरिटी में से सिख गार्ड्स को हटा दें। इंदिरा गांधी ने इस इंफॉर्मेशन को यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे ये मैसेज जाएगा कि वो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। एंड 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने उनके गार्ड बयंत सिंह एंड समंत सिंह ने 18 राउंड बुलेट फायर करके मार दिया। इस घटना के बाद टेंशन और बढ़ गई। दोपहर तक एम्स हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और दूसरी तरफ डीडी चैनल इंदिरा गांधी और उनके परिवार की लाइव तस्वीरें दिखा रहा था, जिससे समर्थकों के इमोशंस बहुत ज्यादा टेंस हो गए। एम्स के आसपास जो भी सिख दिखाई दिया उसको भीड़ ने मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह की कार जब एम्स की तरफ आ रही थी तो उस पर भी पथराव हुआ। 1984 सिख रायट्स। भीड़ आसपास के इलाकों में पहुंचने लगी थी और पुलिस ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। कॉनॉट प्लेस में सिखों की दुकानों को लूटा जाने लगा। सिखों की कार, 3 व्हीलर, ट्रक्स, स्कूटर्स जलाए जाने लगे और डीडी चैनल पर कॉन्टिन्यूसली इंदिरा गांधी और उनके परिवार की विजुअल्स दिखाए जा रहे थे और पीछे नारे लगाए जा रहे थे, खून का बदला खून। दिल्ली में सिखों को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया। सिखों को मारने से ज्यादा गुरुद्वारों को जला दिया गया। क्राइम हुए, लूटपाट हुई और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक रायट्स करने वाले भीड़ को सरकारी बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा था, जहाँ पर सिख लोग रहते थे। थोड़े बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको भी बाद में छोड़ दिया गया। यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट में इस रायट्स के रिस्पॉन्सिबल नाम बताए। राजीव गांधी सरकार के मिनिस्टर्स HKL भगत, बाबूराम शर्मा, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री, 13 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और 198 पुलिसमैन थे। सज्जन कुमार, जिसको सीबीआई ने जिम्मेदार बताया था, उसको 1991 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत गए। जगदीश टाइटलर भी टिकट दिया और उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी संभाला। राजीव गांधी लॉन्गीवाल रिकॉर्ड। 1984 के दंगों के बाद राजीव गांधी इलेक्शन में जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन्होंने कहा पंजाब की प्रॉब्लम का सलूशन उनके लिए प्रायोरिटी है। उन्होंने जेल में बंद अकाली लीडर्स को बाहर निकाला। 4 जुलाई 1984 में अकाली लीडर्स के साथ राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड साइन किया। इस अकॉर्ड में ये एक मेन पॉइंट था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भिंडरावाले की डेथ हो चुकी थी, पर कुछ लोगों के लिए वो बस एक सोच बन चुका था। उनके सपोर्टर्स जो पंजाब में थे, उनको राजीव गांधी के साथ हुए राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड पसंद नहीं थे, जिसके कारण बाद में सेंट लॉन्गोवाल की उन्होंने हत्या कर दी। सिचुएशन को संभालने के लिए राजीव गांधी ने अकॉर्ड साइन तो कर दिया था, लेकिन हरियाणा के CM भजन लाल ने कहा अगर चंडीगढ़ पंजाब
में चला जाएगा तो हरियाणा के हिंदू भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और हरियाणा भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और बाद में राजीव गांधी उस अकॉर्ड से पीछे हट जाते हैं और इसके लिए राजीव गांधी को आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। भिंडरावाले के समर्थक समय समय पर खालिस्तान के मुद्दे रेस करते रहते हैं। गवर्नमेंट धीरे धीरे भिंडरावाले के सपोर्टर्स को एलिमिनेट कर रही थी और एक बार फिर भिंडरावाले के सपोर्टर्स गोल्डन टेम्पल में बैठ गए थे। गवर्नमेंट को फिर एक बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा, पर इस बार आर्मी की जगह पुलिस ने कमांड ली और टेम्पल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस तरह भिंडरावाले के समर्थकों को एलिमिनेट कर दिया गया। धीरे धीरे कांग्रेस ने सिख कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश की। जैसे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जब भी पब्लिक मीटिंग अटेंड करते थे तो उसकी शुरुआत वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह नारा लगाकर करते थे। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। इसके पीछे भी यही कहा गया कि ये सिखों को खुश करने की एक कोशिश थी। अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर किया, कुछ को मार दिया, कुछ विदेश चले गए और वहां जाकर खालिस्तान की डिमांड करने लगे। चीजें 2015 तक तो नॉर्मल थी, पर 2015 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से सब लोग फिर भड़क जाते हैं और खालिस्तान की डिमांड करने लगते हैं। 1 जून 2015 को फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के भुज जवाहर सिंह वाला के एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो गई। फिर कुछ दिन के बाद 25 सितंबर 2015 को इसी विलेज के आसपास कुछ पोस्टर मिले जिसमें सिखों को टारगेट किया गया था। इस गाँव में गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस के साथ बेअदबी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट करने को ही बेअदबी कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ये कहा जाने लगा कि सिख धर्म पर फिर से अटैक हो रहा है। भारत के बाहर भी कई देशों में जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक खालिस्तान की डिमांड को उठा रहे हैं। इन सब के बीच में दीप सिद्धू जो कि एक एक्टर भी रहे हैं, इन्होंने टाइम टू टाइम बोला और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बीच में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें बोली। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब के राइट्स दिलवाना और पंजाबी कल्चर को सेव करना। लेकिन 15 फरवरी 2022 के इलेक्शंस के 5 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की डेथ हो गई और यहाँ एंट्री होती है दुबई रिटर्न अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह दुबई से ही सिद्धू के टच में था, बट शायद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। दीप सिद्धू की डेथ के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 वारिस पंजाब डे हेड अनाउंस कर दिया जाता है और इस पर दीप सिद्धू की फैमिली का कहना है कि उनका अमृतपाल सिंह से कोई भी लेना देना नहीं है और इसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे कब्जा कर लिया है। लेकिन अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स का कहना था कि दीप सिद्धू के समर्थकों ने ही उन्हें वारिस डे पंजाब का हेड बनाया है। 29 सितंबर 2022 अमृतपाल सिंह इंडिया में आता है। भिंडरावाले के पुश्तैनी गांव रोड़े जो मोंगा जिले में है और एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग के बीच में उसकी दस्तार बंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई और सब ये देख के शॉक्ड रह गए कि अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा सपोर्ट मिला। इतनी भारी सपोर्ट के लिए नेता लोगों को बहुत भारी काम करना पड़ता है और कोई दूसरे देश से आके कुछ ही महीनों में इतना सपोर्ट ले ले। हर कोई शॉक्ड था। इस मीटिंग में बहुत बार प्रो खालिस्तानी नारे भी लगाए गए। अमृतपाल सिंह ने कहा भिंडरावाले उनके आदर्श हैं और उसकी तरह अमृतपाल सिंह ड्रग्स की बात की, बेअदबी को मुद्दा बनाना शुरू किया और कहा इसके बाद जो कोई भी बेअदबी करेगा उसको ना पुलिस को दिया जाएगा ना ही कोर्ट केस चलाया जाएगा, हम उसको खुद सजा देंगे। अमृतपाल सिंह बहुत जल्दी बहुत फेमस हो गया। 24 फरवरी 2023 को अमृतपाल के एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग मामले में अरेस्ट कर लिया। तब अमृतपाल सिंह हजारों लोगों को साथ निकाल के आए, उनके हाथों में बंदूकें तलवारें थी। साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने साथ रखा और अपने सर पर रख लिया ताकि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई न कर पाए। अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करती तो वो बेअदबी बन जाती। पुलिस को झुकना पड़ा और तूफान सिंह को छोड़ देना पड़ा। इस इंसिडेंट में कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अजनाला इंसिडेंट्स ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में बहुत पॉपुलर कर दिया। बहुत सारे लोग जो एक नए धार्मिक लीडर की खोज कर रहे थे उन्हें अमृतपाल सिंह में अपना एक नेता दिखाई दिया। कुछ लोग को अमृतपाल सिंह में भिंडरावाले भी दिखाई दिए
और इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल को बहुत ही मीडिया कवरेज भी मिली और साथ ही आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का मुद्दा भी दोबारा तूल पकड़ रहा है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि वह डेमोक्रेसी के थ्रू खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पर उन्होंने हिंसक तरीकों के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया। खालिस्तान शब्द का मतलब लैंड ऑफ प्योर है। जब भी पंजाब में कोई इशू होता है तो मीडिया में खालिस्तान वर्ड जरूर सरफेस होता है। सिख एम्पायर का 65% हिस्सा पाकिस्तान में गया था और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से से 55% पॉपुलेशन इंडिया में शिफ्ट हुई थी। फिर भी खालिस्तान की डिमांड सिर्फ भारत में क्यों उठती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं? हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख गुरुओं के द्वारा किया गया बलिदान इतिहास में सदा अमर है और आजादी की लड़ाई में सिखों का कंट्रीब्यूशन को हर कोई याद रखता है। एंड शहीद भगत सिंह को तो शहीद ए आजम कहा जाता है। अपने गांव, जिले, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर कोई भारतीय अपने देश को टूटते हुए कैसे देख सकता है? पॉलिटिशियंस तो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर ये आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिटिशियंस की ऐसी चालों को समझें और वायलेंस से बचें। खालिस्तान अगर बन भी जाता है तो वो एक लैंडलॉक कंट्री होगा। ना सी पोर्ट्स, ना पेट्रोल, ना डीजल सोर्स, ना मिलिट्री, इन सब के बिना वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट होगा या तो इंडिया या पाकिस्तान पे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए पार्टीशंस का असर अभी तक इंडिया पाकिस्तान झेल रहे हैं, जिसका सीधा असर देश की डेवलपमेंट पर पड़ता है। और बाहरी ताकतें हमेशा ट्राई करती हैं कि दूसरे देश को कमजोर बनाए रखें और अपना मतलब निकालते रहें, चाहे वो हथियार बेचना हो या नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना। विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश से प्यार तो करते हैं, पर जाने अनजाने में वो ऐसे ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर अपने देश को नुकसान भी कर बैठते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले मिलिटेंट्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स और देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों को फैलाकर यूथ को रिडिकलाइज, एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं। हर भारतीय का फर्ज है कि वो इन सब को समझे और सावधान रहे। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।